सो मूवी की स्टार्टिंग में हमें साल 2011 दिखाया जाता है, जहां मूवी की मेन फीमेल लीड जिसका नाम है हैनमिंग, वो बता रही है कि मैं बचपन में खो गई थी और फिर अडॉप्ट करी हुई फैमिली के साथ रहने लगी थी, लेकिन अब काफी साल बाद मुझे मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने ढूंढ लिया है। ये मुझे अपने साथ बीजिंग ले आए हैं और मुझे बता रहे हैं कि पहले मेरा नाम सूजी हुआ करता था, लेकिन अब ये नाम उस लड़की का है जिसको मेरे पेरेंट्स ने मेरे खोने के बाद अडॉप्ट कर लिया था। मैं बहुत ही खुश थी क्योंकि मुझे लगा था कि ये मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होगी अपनी बायोलॉजिकल फैमिली के साथ। लेकिन मेरे घर में आते ही सूजी ने ड्रामे स्टार्ट कर दिए थे। वो मेरे वापस आने से खुश नहीं थी, इसलिए बीमार होने का नाटक करने लगी, जिसको सभी लोग हॉस्पिटल लेकर गए। अब जब सब घर वापस आए और खाना खा रहे थे तो तब सूजी पेरेंट्स पर चिल्लाने लगी कि अब आप सभी मुझे प्यार नहीं करोगे क्योंकि आपकी सगी बेटी वापस आ गई है, इसलिए है ना, मतलब अब मेरी इस घर में कोई भी वैल्यू नहीं क्योंकि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ। और फिर गुस्से में रोते हुए यहाँ से चली जाती है। मेरा बड़ा भाई जिसका नाम डिंगनान है वो भी मेरे वापस आने से खुश नहीं होता है क्योंकि वो सूजी को दिल से अपनी बहन मान चुका है, इसलिए वो चाहता नहीं है कि मैं इस घर में रहूं और सूजी मेरी वजह से हर्ट होती रहे, इसलिए बोला कि मेरे दोस्त यांशी का घर खाली है, हैनमिंग वहाँ रह लेगी। डैड मना करते हैं कि तुम अपनी बहन के लिए ऐसा कैसे बोल सकते हो, ये घर इसका भी है, तुम्हें दोनों बहनों को इक्वल प्यार और रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन डिंगनान को इस टाइम सिर्फ सूजी की फिक्र थी, इसलिए मैं बराबर वाले घर यानी यांशी के घर में रहने के लिए मान गई और डैड को भी इस बात के लिए मना लिया ताकि इस घर में मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। डिंगनान मेरा सामान लेकर बाहर आ गया और बराबर वाले घर में ले आया, ये बताते हुए कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड यानी यांशी का घर है जो कि हमारे लिए एक फैमिली की तरह है। लेकिन अक्सर वो अपनी मॉम से मिलने अब्रॉड जाता रहता है और काफ़ी टाइम बाद वापस आता है, इसलिए अब जब तक वो घर में नहीं है तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। हैनमिंग मान गई कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ अकेले रह लूंगी। फिर तभी डिंगनान यहाँ से चला गया। अब हमें दिखाया गया कि हैनमिंग रात में अपनी उस फैमिली की फोटो लेकर सो रही होती है जिन्होंने हैनमिंग को अडॉप्ट करा था जब वो खो गई थी एंड बचपन से जिनके साथ वो रही है, कि तभी उसे फील हुआ कि जैसे कोई घर में आ रहा है। हैनमिंग को लगा कि ये कोई चोर होगा, इसलिए वो कांच की बोतल उठाकर उसे मार देती है, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि ये लड़का चोर नहीं बल्कि इस घर का ऑनर है जिसका नाम है यांशी, जो कि अब अब्रॉड से वापस आ चुका है। जिसको डिंगनान पूरी स्टोरी बताने लगा कि ये मेरी सगी बहन है जो कि सालों पहले खो गई थी, इसकी वजह से सूजी ने अपनी तबीयत खराब कर ली है, इसलिए मैं इसको कुछ दिन के लिए तुम्हारे घर में रहने के लिए छोड़ रहा हूँ। यांशी इस बात के लिए मान गया। फिर जब डिंगनान चला गया तो हैनमिंग यांशी को सॉरी करती है और यहाँ रहने की परमिशन देने के लिए थैंक्स भी करती है। यांशी कहता है कि तुम फर्स्ट फ्लोर पर रह लो, मैं सेकंड फ्लोर पर रह लूंगा, पर बस याद रखना कि तुमको मेरे सेकंड फ्लोर के डार्क रूम में नहीं आना है। फिर पूछता है कि वैसे क्या तुम सच में डिंगनान की बचपन में खोई हुई छोटी बहन हो? हैनमिंग इस बात का कोई रिप्लाई नहीं देती बल्कि चुपचाप यहाँ से चली गई क्योंकि उसे लगा था कि जब वो अपनी बायोलॉजिकल फैमिली से मिलेगी तो सब उससे मिलकर काफी ज्यादा खुश होंगे, लेकिन उसे तो सबने फिर से दूर कर दिया है। अब हमें स्कूल का सीन दिखाया गया जहाँ हैनमिंग जब अपनी क्लास में थी कि तभी यांशी अपने दोस्तों के साथ इस क्लास में आ गया क्योंकि लास्ट ईयर उसने एग्जाम नहीं दिए थे, इसलिए अब वो एक क्लास पीछे यानी हैनमिंग की क्लास में है, जिसको देखकर क्लास की सभी गर्ल्स खुश भी थीं क्योंकि यांशी स्कूल का सबसे रिच और हैंडसम स्टूडेंट है। यांशी पीछे बैठकर बार बार हैनमिंग को देख रहा होता है जैसे उसे हैनमिंग की मासूमियत पसंद आ रही हो। अब नेक्स्ट सीन में हमें यांशी को हैनमिंग की फोटोज क्लिक करते हुए दिखाया गया जो कि सभी बॉल्स को उठाकर ठीक जगह पर रख रही थी कि तभी दो लड़कियां आई यांशी को एनर्जी ड्रिंक देने के लिए, लेकिन यांशी वो लेता नहीं बल्कि मना कर देता है क्योंकि भले ही स्कूल की सब लड़कियां यांशी को पसंद करती हो पर अब उसका इंटरेस्ट सिर्फ हैनमिंग में है। फिर हमें स्कूल की बुली गर्ल्स को दिखाया जाता है जो कि सूजी की फ्रेंड्स हैं। वो सब हैनमिंग को बॉल मारकर परेशान करने लगती हैं और कहती हैं कि ओह अच्छा, तो तुम हो वो लड़की जो हमारी फ्रेंड सूजी की फैमिली को सूजी से छीनना चाह रही है। मुझे सूजी ने बताया कि तुमने सूजी को इतना बुली करा कि वो सुसाइड तक करने के लिए रेडी हो गई थी, इसलिए तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे हमारी फ्रेंड को परेशान करने की। हैनमिंग बहुत कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है, बल्कि अभी तक तो मेरी सूजी से कोई बात भी नहीं हुई। तो वहीं पीछे से सूजी ये सब देखकर खुश हो रही होती है। वो लड़कियां हैनमिंग को और ज्यादा परेशान करने लगती हैं और चाहती हैं कि हैनमिंग
वापस उस जगह चली जाए जहाँ से वो आई है, ना कि बीजिंग में रहकर सूजी को परेशान करे। कि तभी उस बुली गर्ल को एक बॉल आकर लगी जो कि यांशी ने मारी थी, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे हैंगमिंग से ऐसे बात करने की। हैंगमिंग उठ गई तो वहीं पीछे से सूजी भी ये सब बातें सुन रही होती है। यांशी कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि अगर फिर दोबारा तुमने हैंगमिंग को टच भी करा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मतलब कि मैं हर उस एक स्टूडेंट को स्कूल से निकलवा दूंगा जो भी कोई मेरे बेस्ट फ्रेंड डिंगनान की बायोलॉजिकल सिस्टर को परेशान करेगा, क्योंकि तुम जानती हो ना कि ये पूरा स्कूल मेरा है। वो लड़की यांशी की बातों से डर गई और प्रॉमिस करती है कि अब मैं फिर कभी हैंगमिन को परेशान नहीं करूंगी। और फिर जब यांशी यहाँ से चला गया तो तब सूजी को बहुत ही बुरा लगता है ये सब देखकर, क्योंकि सूजी ने भी शुरू से यांशी को लाइक करा है, लेकिन अब उसके अकॉर्डिंग हैंगमिंग उससे यांशी को भी छीन रही है। तो वही हैंगमिंग सरप्राइज थी कि कैसे यांशी ने उसे बुली गर्ल से प्रोटेक्ट करा। अब हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ यांशी सो गया क्योंकि उसे स्टडी में ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं। जो बात हैंगमिंग नोटिस करती है कि यांशी कोई भी क्लास अटेंड नहीं करता है। फिर जब ये दोनों स्कूल से बाहर आ रहे होते हैं तो हैंगमिंग यांशी के पीछे पीछे चल रही होती है। घर के रास्ते में भी वो उसके पीछे ही थी और बस चुपचाप चल रही थी, क्योंकि दोनों को एक ही घर में जो जाना है। फिर दिखाया गया कि एक साथ एक ही घर में रहने की वजह से धीरे धीरे दोनों के बीच एक अच्छा बॉन्ड बनने लगा था। यांशी ने हैंगमिंग के पहले वाले पेरेंट्स की फोटो देखी और पूछने लगा कि क्या तुम इन्हें मिस करती हो। तो तब पहले तो हैंगमिन उस फोटो को छुपा लेती है, फिर बताती है कि हाँ मैं इन्हें काफी ज्यादा मिस करती हूँ। यांशी हैंगमिन का होमवर्क लेकर जाने लगता है तो तब हैंगमिन यांशी को समझाती है कि तुम क्लास में स्टडी पर ध्यान दिया करो, ना कि सोते रहा करो। एंड तुम्हारा थैंक्स कि तुमने मुझे उन बुली गर्ल्स से बचाया था। यांशी कहता है इट्स ओके और फिर तभी यहाँ से चला गया और अपने उस डार्क रूम में आया जहाँ वो फोटोज को प्रिंट करता है। एंड अब क्योंकि यांशी को फोटोग्राफी का शौक है इसलिए उसने बहुत सारी फोटोज क्लिक करी हुई थी कि तभी उसे खाने की खुशबू आने लगी क्योंकि हैंगमिंग ने सूप रेडी करा है। यांशी सूप टेस्ट करता है और बताता है कि ये तो बहुत ही अच्छा बना है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कुकिंग आती होगी। तो तब हैंगमिंग ने बताया कि जब मेरे पहले वाले पेरेंट्स घर पर नहीं होते थे तो मैं अपने छोटे भाई के लिए कुकिंग किया करती थी। कि तभी सीन चेंज हुआ और दिखाया गया कि सूजी ठग्स के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, जिसको डिंगनान लेने आया है कि अभी घर चलो मेरे साथ, तुम यहाँ इन लोगों के साथ रह कैसे सकती हो। तो तब वो कहती है कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है क्योंकि अब तुम मुझे अपनी बहन नहीं मानते हो ना, और ना ही तुम मेरी फिक्र करते हो। डिंगनान को गुस्सा आने लगा तो वहीं वो सभी ठग्स डिंगनान से लड़ना शुरू कर देते हैं कि तू क्यों जबरदस्ती इस लड़की को अपने साथ लेकर जा रहा है। डिंगनान अकेले इन सभी का सामना नहीं कर पा रहा था कि तभी डिंगनान का दोस्त यांशी और हैंगमिन ये तीनों भी यहाँ आ गए और डिंगनान की हेल्प कराने लगे। फिर फाइनली यहाँ से भाग जाते हैं और ठग्स को लॉक कर देते हैं। सभी काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि कैसे ये सब जीत कर आए हैं। और जब एक जगह आकर रुके तो डिंगनान ने सूजी को डांटा। सूजी बोली मुझे लगा था कि तुम लोगों को मेरे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं उन बुरे लोगों के पास चली गई थी। तो तब डिंगनान का दोस्त कहता है कि हम अभी तुम्हारी वजह से उन ठग्स के हाथों मरने वाले थे, वो तो अच्छा हुआ हैंगमिंग ने उन पर फायर स्प्रे कर दिया था। यांशी नोटिस करता है कि हैंगमिन के हाथ पर चोट लग चुकी है, इसलिए यांशी को हैंगमिन की फिक्र हो रही थी। तो तब सूजी को एक बार फिर चिढ़ हो गई कि कैसे यांशी हैंगमिन की फिक्र कर रहा है, इसलिए यांशी के काफी क्लोज आकर बैठ जाती है ताकि यांशी हमेशा सिर्फ सूजी की फिक्र करे। अब जब ये सभी थोड़ा आगे आए तो यहाँ इनको एक क्यूट पपी दिखा जिसको सूजी लेने से मना करने लगी, बट हैंगमिन को वो काफी पसंद आ चुका था, इसलिए यांशी से परमिशन लेती है कि क्या इसे मैं प्लीज तुम्हारे घर पर अपने साथ रख लूं। डिंगनान बताने लगता है कि पर यांशी को तो डॉग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन यांशी हैंगमिन की खुशी के लिए पपी को घर में रखने की परमिशन दे देता है, जो सुनकर हैंगमिन काफी ज्यादा खुश हो गई। अब रात में हम देखते हैं कि ये दोनों डिसाइड कर रहे हैं कि पपी का क्या नाम रखा जाए। यांशी कहता है कि हम इसका नाम ग्रे रखेंगे, तो तब हैंगमिन को भी ये नाम पसंद आ गया। फिर अभी यांशी हैंगमिन की चोट पर मेडिसिन लगाने लगता है, जो सब देखकर हैंगमिन को अच्छा लगता है कि यांशी कैसे उसकी इतनी फिक्र कर रहा है। कि तभी डिंगनान यहाँ आया और बोला कि अब तुम मेरे साथ वापस घर चल सकती हो, क्योंकि अब सूजी शांत हो चुकी है और वो भी यही चाहती है कि तुम यांशी के घर में नहीं रहो बल्कि वापस आ जाओ। तो ये बात सुनकर हैंगमिन और यांशी दोनों उदास होने लगते हैं, क्योंकि अब दोनों का ही एक दूसरे से दूर होने का मन नहीं। इसलिए यांशी बहाने करने लगा कि तुम पपी को यहाँ छोड़कर कैसे जा सकती हो, इसको तुम्हारी जरूरत है।
एंड तुम इसे डिंगनान के घर पर भी नहीं लेकर जा सकती क्योंकि डिंगनान की मदर को डॉग्स से एलर्जी है। तो तब डिंगनान समझ जाता है कि इन दोनों का मन एक दूसरे से दूर होने का नहीं है, इसलिए हैनमिंग से कहता है कि ठीक है, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, और फिर यांशी को टीज करते हुए यहाँ से चला जाता है। तो तब ये दोनों खुश होने लगे कि कैसे अब ये कुछ टाइम और एक साथ इस घर में रह पाएंगे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा लाइक करने लगे हैं। हैनमिंग ब्लश करते हुए डिनर बनाने चली गई, जिसके जाने के बाद भी यांशी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हैनमिंग यांशी को बता रही है कि मुझे प्लांट्स काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं इनका ध्यान रखती हूँ। मेरे रूम के पास थोड़े टाइम के लिए सनलाइट आती है, इसलिए मुझे इनको टाइम से सनलाइट के पास रखना होता है। तो तब यांशी कहता है कि मेरे साथ चलो, और फिर हैनमिंग को सेकंड फ्लोर का अपने रूम के बराबर वाला रूम रहने के लिए दे देता है, ये बताकर कि यहाँ काफी सारी सनलाइट आती है और बहुत टाइम तक रहती है। हैनमिंग खुश हो गई कि वाह, ये रूम तो बहुत ही अच्छा है, मतलब मुझे बहुत ही पसंद आया, तुम्हारा थैंक्स। तो तब यांशी हैनमिंग को खुश देखकर खुद भी खुश होने लगता है। फिर अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि दोनों जब भी सोकर उठते थे तो इस बारे में एक दूसरे को नॉक करके बता देते थे ताकि साथ में ब्रेकफास्ट कर सकें। यांशी हैनमिंग को ये भी बताता है कि जब भी कोई हम में से कोई घर में नहीं होगा तो यहाँ से की लेनी है, यानी ये की का सीक्रेट प्लेस है। हैनमिंग बताती है कि पर मेरा हाथ तो वहाँ तक जा ही नहीं रहा है। तो तब यांशी हैनमिंग के क्लोज आया और की उतार कर देने लगा, जो सब सूजी भी देख लेती है। हैनमिंग नर्वस होने लगी थी, साथ ही उसको यांशी का ऐसे क्लोज आना अच्छा भी लग रहा था। और फिर जब वो ब्लश करते हुए यहाँ से चली गई तो तब यांशी भी खुश होने लगा। लेकिन ये बात सूजी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि ये दोनों कैसे क्लोज आ रहे हैं, इसलिए कहती है कि अब मैं कैसे भी करके हैनमिंग को सबकी नज़र में बुरा बनाकर ही रहूंगी। नेक्स्ट डे हम स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग देखते हैं, जहां हैनमिंग अपनी मॉम को अपनी सीट पर बिठाने वाली थी, लेकिन बुली गर्ल की मदर हैनमिंग की मदर को जबरदस्ती सूजी की डेस्क पर बिठा देती हैं। हैनमिंग उदास हुई ये देखकर फिर बुली गर्ल बताने लगी कि ये सब मेरी मॉम ने मेरे कहने पर करा है। फिर वो लड़की सूजी के पास आकर खड़ी हो जाती है। सूजी भी खुश है कि कैसे हैनमिंग की साइड से कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएगा। तो तब यांशी क्लास में आया और हैनमिंग की सीट पर बैठ गया, टीचर को ये बताते हुए कि मैं हैनमिंग का फैमिली मेंबर हूँ, इसलिए मैं मीटिंग को अटेंड करूंगा। तो तब सभी स्टूडेंट्स यांशी को हैरानी से देखने लगे एंड हैनमिंग काफ़ी ज़्यादा खुश हुई कि कैसे यांशी हमेशा उसे सपोर्ट करता है। फिर अब रात में हमें इन चारों को डिनर करते हुए दिखाया जाता है, जहां एक दोस्त यांशी से कह रहा है कि अच्छा अब समझ आया कि तुम हैनमिंग को हर टाइम प्रोटेक्ट क्यों करते रहते हो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए इतना टेस्टी टेस्टी खाना जो बनाती है। डिंगनान भी इन सभी के बीच खुश नजर आ रहा था कि तभी उसे सूजी की कॉल आई, जो कि रोते हुए बताने लगी कि मुझे स्कूल के बाद हैनमिंग ने अम्यूजमेंट पार्क के गेट पर बुलाया था, मैं कब से उसके आने का वेट कर रही हूँ, लेकिन वो आई नहीं है। पता नहीं उसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा और अब मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो तब डिंगनान गुस्सा हो जाता है और हैनमिंग से कहता है कि तुम सूजी से इस तरह रिवेंज कैसे ले सकती हो, तुम क्यों उससे इतनी नफरत करती हो, अगर मेरी बहन सूजी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर तभी यहाँ से चला गया। हैनमिंग शॉक थी कि पर मैंने तो कुछ भी नहीं करा। और फिर जब वो भी यांशी के साथ अम्यूजमेंट पार्क आई तो वो छुपकर इनकी बातें सुनने लगी कि सूजी कैसे डिंगनान से सारी बातें झूठ कह रही है, कि हैनमिंग ने उसके साथ क्या क्या करा। फिर बोली कि वो तुम्हारी सगी बहन है ना, इसलिए तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे, सिर्फ हैनमिंग की फिक्र करोगे। तो तब डिंगनान कहने लगा कि नहीं, मेरी सिर्फ एक ही बहन है और वो तुम हो, और अगर हैंगमिन वापस आ भी गई है तो क्या वो रह तो किसी और के घर में रही है ना कि हमारे घर में। उसकी फिक्र कोई नहीं करता, हम सिर्फ तुम्हारी फिक्र करते हैं और सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, क्योंकि तुम हमारी फैमिली मेंबर हो जो कि शुरू से हमारे साथ रही है, ना कि हैनमिंग जो कि पता नहीं इतने टाइम से कहाँ थी और अब वापस आई है। हैनमिंग के आंसू आने लगे ये सब बातें सुनकर। तो वहीं यांशी उसके कानों पर अपने हाथ रख देता है ताकि हैनमिंग और ज्यादा हर्ट नहीं हो। हैनमिंग कहने लगी कि मैंने सच में सूजी को इतनी दूर अम्यूजमेंट पार्क में नहीं बुलाया था। तो तब यांशी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, यानी मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। वेल अब ये दोनों वापस घर आ जाते हैं, जहाँ हैनमिंग अपना सामान पैक करने लगी और बोली कि मैं अपने पहले वाले पेरेंट्स के पास वापस जा रही हूँ, भले ही वो मेरे सगे माँ बाप नहीं थे लेकिन मुझे बहुत प्यार करते थे। तो तब यांशी हैनमिंग को जैसे तैसे रोकता है कि नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, ये घर अब सिर्फ मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा भी है, यानी हम दोनों का है। और अगर तुम अपने पहले वाले पेरेंट्स को मिस कर रही हो तो मैं तुमको उनसे मिलवा कर ले आऊँगा। साथ ही मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कोई भी तुम्हारी फिक्र करे या नहीं करे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी फिक्र करूँगा, तुम्हारा ध्यान भी रखूँगा और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा।
तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। तो तब हैनमिंग काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी और यानशी को थैंक्स करती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें हैनमिंग के उन पेरेंट्स का घर दिखाया गया जिन्होंने हैनमिंग को अडॉप्ट करा था, यानी जिनके साथ वो बचपन से रही है। मॉम तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई हैनमिंग को देखकर, लेकिन डैड परेशान हुए कि तुम अकेले क्यों आई हो, बीजिंग में सब ठीक तो है ना। तो तब यानशी झूठ कह देता है कि हैनमिंग पेरेंट्स से परमिशन लेकर आई है और उसका बस आप दोनों से मिलने का मन था एंड मैं हैनमिंग के बड़े भाई का दोस्त हूँ। तो तब फादर भी खुश होने लगे और फिर काफ़ी प्यार से दोनों का वेलकम करते हैं। हैनमिंग यानशी को अपना रूम दिखाती है कि देखो ये अच्छा है ना। फिर जब हैनमिंग का छोटा भाई आया तो वो उसको भी यानशी से इंट्रोड्यूस कराने लगी, लेकिन छोटा भाई ये बोलकर भाग जाता है कि ये आपका बॉयफ्रेंड है ना। तो तब हैनमिंग अपने भाई से मना करने लगती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम इन सभी को खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ यानशी बातों बातों में कह देता है कि हैनमिंग भी रोज अच्छी डिशेस बनाती है। तो तब मॉम हैरान हुई कि तुम वहाँ स्टडी के अलावा घर के काम भी कर रही हो। तो तब हैनमिंग ने बात हैंडल करी ये कहकर कि नहीं, मैं बस कभी कभी वहाँ पर कुकिंग कर लेती हूँ। मॉम पूछती हैं वैसे तुम बीजिंग में खुश तो हो ना, क्योंकि हमारे लिए तुम्हारी खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब हैनमिंग यहाँ भी झूठ कह देती है कि हाँ, मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स मुझे बहुत ही प्यार करते हैं और मेरा ध्यान रखते हैं। मॉम डैड आगे बोले कि तुम्हारा ड्रीम एक डॉक्टर बनने का था ना, जिसे हम पूरा नहीं करवा पाते क्योंकि हम गरीब हैं, लेकिन तुम्हारे सगे माँ बाप बहुत रिच हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि तुम हमारे खातिर वहाँ रहकर अपने डॉक्टर बनने के सपने को जरूर पूरा करोगी। हैनमिंग खाते खाते रोने लगती है क्योंकि वो कैसे सभी को बताए कि वो अपने इन वाले पेरेंट्स से दूर होकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन आगे की स्टडी पूरी करने के लिए उसको मजबूरन बीजिंग में ही रहना होगा। इसलिए यहाँ हैनमिंग के पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं एंड यानशी को भी हैनमिंग के लिए काफ़ी बुरा फील हो रहा था। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि हैनमिंग वापस बीजिंग आ चुकी है और अब क्योंकि डिंगनान को भी सच पता चल चुका था कि उस दिन सूजी ने हैनमिंग के बारे में झूठ कहा था, इसलिए वो सूजी से हैनमिंग को सॉरी करने के लिए बोलता है। सूजी सॉरी कहती है एंड हैनमिंग उसे माफ़ भी कर देती है क्योंकि हैनमिंग खुद सभी के साथ प्यार से रहना चाहती है। और फिर सूजी को भी रियलाइज़ हुआ कि हैनमिंग बुरी नहीं बल्कि वो दोनों सिस्टर्स बन सकती हैं। अब हम इन सभी को साथ में खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ सब काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे क्योंकि फाइनली सूजी और हैनमिंग के बीच लड़ाई ख़त्म हो चुकी थी और अब ये सभी एक फैमिली की तरह थे। फिर बताया गया कि टाइम बीतता गया और अब ये साल 2013 आ चुका है, जहाँ हैनमिंग अभी भी यानशी के साथ उसके घर में रह रही है। यानशी हैनमिंग को हाउस नंबर का एक लॉकेट बनवाकर गिफ्ट करता है, जो कि हैनमिंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया। फिर हमें इन सभी फ्रेंड्स को साथ में दिखाया गया, जहाँ ये सभी डिस्कस कर रहे हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन क्या क्या करेंगे। सभी के अलग अलग ड्रीम्स थे, बट यानशी कहता है कि मैं हमेशा सिर्फ हैनमिंग के साथ रहना चाहता हूँ, यही मेरा ड्रीम है और जो वो बनना चाहेगी मैं भी वही बनूंगा। तो तब हैनमिंग ब्लश करने लगी। तो वहीं बाकी सब भी इन दोनों के लिए खुश हो रहे थे क्योंकि सभी को समझ आ रहा है कि यानशी हैनमिंग को कितना ज़्यादा पसंद करता है। फिर जब ये सभी थिएटर में थे तो तब यानशी हैनमिंग का हाथ पकड़ता है। फिर जब नेक्स्ट डे ये दोनों बीच पर आए तो यहाँ काफ़ी देर तक एंजॉय करने के बाद यानशी ने अपनी फीलिंग्स हैनमिंग से कन्फेस कर दी। साथ ही ये भी बोला कि मैं तुम्हारे ग्रेजुएट होने के बाद पिंक स्नो भी करवाऊंगा क्योंकि तुम्हें स्नो पसंद है ना। हैनमिंग कहती है कि पर ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो तब यानशी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि अब तुम मेरी दुनिया हो। दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे और नर्वस भी थे। फिर एक दूसरे को किस करने लगते हैं, यानी कि अब ये दोनों ऑफिशियली कपल बन चुके हैं एंड साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे होते हैं। सीन कट हुआ और हमें घर का सीन दिखाया गया, जहाँ जब ये दोनों एक बार फिर हंसी मजाक कर रहे थे कि तभी यानशी को एक कॉल आई, जिसे सुनकर वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि किसी से बोला कि मेरे लिए फ़्लाइट बुक करा दो, मैं आ रहा हूँ। हैनमिंग समझ नहीं पाती कि आखिर चल क्या रहा है क्योंकि यानशी हैनमिंग को कुछ बताता नहीं बल्कि सिर्फ इतना कहता है कि तुम यहीं इसी घर में मेरे वापस आने का इंतज़ार करना, मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा। थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम हो गई है लेकिन सब ठीक हो जाएगा। तो तब हैनमिंग मान गई, लेकिन यानशी के जाने के बाद बहुत दिन बीत जाते हैं और वो अभी तक वापस नहीं आता। ना ही उसका नंबर लग रहा था और ना ही किसी को उसकी कुछ खबर थी। डिंगनान भी यानशी की मदर को कॉल करने का ट्राई करता है लेकिन ये नंबर भी बंद आ रहा था। फिर दिखाया गया कि ऐसे ही और दिन बीतते गए एंड हैनमिंग यानशी के वेट में बीमार होने लगी। फिर एक दिन वो डिसाइड करती है कि मैं खुद अब्रॉड जाकर यानशी को ढूंढूंगी क्योंकि उसके साथ ज़रूर कुछ तो बुरा हुआ है, वरना वो मुझे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। तो तब डिंगनान हैनमिंग को जैसे तैसे रोकता है और उसे कहीं भी जाने नहीं देता।
फिर जब एक दिन ऐसे ही हैंगमिंग यांशी की कॉल का वेट कर रही होती है कि तभी फाइनली इतने टाइम के बाद यांशी की कॉल आई। हैंगमिंग शॉक रह जाती है और नॉनस्टॉप यांशी से क्वेश्चंस करने लगती है कि आखिर तुम कहाँ हो, तुम ठीक तो हो ना, कब घर वापस आओगे। लेकिन यांशी सिर्फ इतना कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं अब कभी चाइना वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ, प्लीज मेरा वेट मत करो। तो तब हैंगमिंग और ज्यादा शॉक रह गई कि आखिर यांशी ये क्या बोल रहा है, क्या उसने मुझे कभी प्यार करा ही नहीं था। सीन कट हुआ और अब हम हैंगमिंग को बीच पर देखते हैं जहां वो यांशी की फोटो ध्यान से देख रही थी क्योंकि वो भी यांशी को भुलाना चाह रही है। अब दिखाया जाता है कि ऐसे ही टाइम और आगे बढ़ता गया, यानी हैंगमिंग की कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। उसने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया है जहां सब एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं हैंगमिंग बस यांशी की यादों में खोई रहती थी। वो यांशी को दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। उसके माइंड में हर टाइम यांशी ही रहता था। वो बस चुप बैठी रहती थी और बस हर टाइम उन मेमोरीज को याद करती रहती थी जो सब उसने यांशी के साथ क्रिएट करी थी। ऐसे ही टाइम बीत गया और दिखाया गया कि ये साल 2017 है एंड आज हैंगमिंग का ग्रेजुएशन डे है। हैंगमिंग को उम्मीद थी कि यांशी कम से कम अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग आज के दिन तो जरूर आएगा, लेकिन वो आज भी नहीं आया। इसलिए हैंगमिंग का दिल और ज्यादा टूट गया। जब वो बाहर उदास बैठी हुई थी कि तभी पिंक स्नो होने लगी। हैंगमिंग को लगा कि पक्का ये यांशी ने करा है, इसलिए वो जल्दी से ऊपर भागती हुई आती है। लेकिन तभी पता चला कि ये लोग एक एड बना रहे हैं, इसलिए पिंक स्नो कर रहे थे। तो ये जानकर हैंगमिंग और ज्यादा उदास हो जाती है कि यांशी आज भी नहीं आया, उसने अपना प्रॉमिस भी पूरा नहीं करा। इसका मतलब उसके दिल में मेरी कोई भी जगह नहीं थी। और फिर गुस्से में यांशी का दिया हुआ लॉकेट वहीं पर फेंक कर चली जाती है। लेकिन अब हम स्टोरी को और भी कई साल आगे यानी 2021 से देखते हैं, जहां हैंगमिंग हम सभी को बता रही है कि पहले मेरे लिए यांशी को भुलाना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब फाइनली मैंने यांशी को भुला दिया है। अब मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है जो कि मुझसे बहुत प्यार करता है। बाय द वे, मैं अपना ड्रीम भी कंप्लीट कर चुकी हूँ, यानी अब मैं एक सर्जन हूँ। और जो ये लड़की मेरे सामने है ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, यानी इसकी बहुत जल्द मेरे भाई डिंगनान से शादी होने वाली है। रात में सभी इस बात को डिस्कस करने लगते हैं कि कौन सी डेट पर और कहाँ वेडिंग सेरेमनी कराई जाएगी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सभी काफी ज्यादा खुश थे, आराम से बातें कर रहे थे। लेकिन अचानक यहाँ उस पर्सन की एंट्री हो गई जिसे मैंने बहुत मुश्किल से भुलाया था, यानी यांशी की। वो हम सभी के बीच ऐसे आकर बैठ गया जैसे उसने कुछ करा ही नहीं हो। लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, यानी अब मैं यांशी की शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ, इसलिए तभी गुस्से से उठकर यहाँ से चली गई। तो वही डिंगनान और उसका दोस्त ये दोनों शांत बैठे हुए थे क्योंकि इन्हें यांशी के वापस आने के बारे में पता था, लेकिन इन्होंने मुझे इस बारे में नहीं बताया था, बल्कि डायरेक्ट मेरी मीटिंग करा दी। यांशी हैंगमिंग से बात करना चाहता है, इसलिए उस हॉस्पिटल में आ जाता है जहाँ हैंगमिंग वर्क करती है। तो तब यहाँ यांशी की मुलाकात हैंगमिंग के बॉयफ्रेंड से हुई, जिसको देखकर यांशी का दिल टूट गया और वो यहाँ से चला गया। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि कैसे यांशी ने हैंगमिंग के बराबर वाले अपार्टमेंट को खरीद लिया है ताकि हैंगमिंग के क्लोज रह सके। लेकिन यहाँ भी हैंगमिंग का बॉयफ्रेंड आ जाता है जो कि पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तो तब यांशी तो चुप खड़ा रहा, लेकिन हैंगमिंग बताती है कि ये मेरा पुराना स्कूलमेट है और एक ऐसा इंसान है जिसको मैं देखना तक नहीं चाहती हूँ। और फिर तभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से चली गई। जब रात में हैंगमिंग अकेले काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी, यानी यांशी के अचानक वापस आने के सदमे में, तो तब यांशी भी यहाँ आता है और हैंगमिंग से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ मेरे साथ वापस हमारे घर चलो, मैं तुम्हें सारा सच बताना चाहता हूँ। मगर हैंगमिंग साफ मना कर देती है और ज़ोर ज़ोर से यांशी पर चिल्लाने लगी कि अब जब मैं फाइनली अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ, तुम्हें भुला चुकी हूँ, तो तुम क्यों वापस मेरी लाइफ में आना चाह रहे हो? क्या तुम मुझे खुश नहीं देख सकते? अगर तुम्हें लगता है कि मैं आज भी तुमको पसंद करती हूँ तो मैं बता दूं कि तुम काफी टाइम पहले ही मेरे दिल में मर गए थे। और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चली गई। यांशी उदास खड़ा रहा हैंगमिंग के मुंह से ये सब सुनकर। फिर अब हम हैंगमिंग को बाहर रोते हुए देखते हैं। तो तब हैंगमिंग का बॉयफ्रेंड उसके पास आता है जो कि सब जान चुका है कि यांशी कौन है और हैंगमिंग ने यांशी का कितना वेट करा था, इसलिए कहता है कि अगर तुम आज भी यांशी को पसंद करती हो तो तुमको उसकी बात सुन लेनी चाहिए, क्योंकि मैं भी तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। पर अगर तुम्हारा सिर्फ मेरे साथ रहने का मन है तो फिर तुम्हें यांशी से दूर होना ही होगा। हैंगमिंग काफी सोचती है, फिर अपने बॉयफ्रेंड को सॉरी कर देती है, यानी अब वो रिलेशनशिप खत्म करना चाह रही है।
बॉयफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ लेकिन फिर तभी यहाँ से चला गया। नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया है कि बाहर शोर हो रहा है। एक लेडी आकर बताती हैं कि आपके नेबर ने पानी खुला छोड़ दिया है इसलिए लीकेज हो रही है। हैंगमिंग ने डोर के ऊपर कीज चेक करी जो कि उसे रखी मिल गई, इसलिए वो यांशी के अपार्टमेंट को ओपन कर देती है। फिर जब अंदर आई तो सरप्राइज रह गई कि कैसे वॉल्स पर हैंगमिंग की काफ़ी सारी फोटोज हैं जो सब यांशी ने लगा रखी हैं। साथ ही यहाँ वो लॉकेट भी था जो हैंगमिंग ने ग्रेजुएशन वाले दिन गुस्से में फेंक दिया था, इसलिए सरप्राइज रह गई कि भला ये लॉकेट यहाँ कैसे। इसलिए डायरेक्ट अपने भाई से बात करने आई कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, क्या तुम यांशी के साथ मिले हुए थे, क्योंकि मैंने ये लॉकेट फेंक दिया था। फिर भी यांशी के पास आया कैसे। डिंगनान शांत खड़ा रहा, यानी कुछ नहीं बता रहा होता है। पर जब हैंगमिंग कुछ ज़्यादा ही जिद करने लगी और गुस्सा भी कि प्लीज़ मुझे सच्चाई बता दो, मेरा सच्चाई जानना ज़रूरी है कि आखिर यांशी इतने सालों से कहाँ गायब था, तो तब जाकर डिंगनान उस दिन के बाद की स्टोरी बताता है जब यांशी अपनी मॉम के पास गया था। एक्चुअली यांशी की मदर अपने हस्बैंड से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, उनके लिए उन्होंने अपना डांसिंग करियर भी छोड़ दिया था। लेकिन यांशी के फादर इतने बुरे इंसान थे कि उनको किसी और से प्यार हो गया और वो सालों के लिए गायब हो गए। फिर डायरेक्ट यांशी की मदर के पास डिवोर्स के पेपर आए। यांशी की मदर को इस बात का सदमा लग जाता है और वो इतनी ज़्यादा परेशान हुई कि अब उन्हें कुछ भी होश नहीं रहने लगा था। वो बस अपने हस्बैंड का वेट करती रहती थी। फिर जब यांशी उनसे मिला तो वो कहती हैं कि प्लीज़ अपने डैड से कहो कि वो मेरे पास वापस आ जाएं, वो तुम्हारी बात ज़रूर मानेंगे। लेकिन जब यांशी अपने फादर को कॉल कर रहा था कि तभी इस बीच यांशी की मदर ने यांशी की नज़रों के सामने सुसाइड कर ली, यानी वो बिल्डिंग पर से कूद गई। यांशी बुरी तरह शॉक रह गया और उसे इस बात का इतना गहरा सदमा पहुंचा कि वो पागल हो गया एंड उसे ज़बरदस्ती पकड़कर मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। यांशी जब भी बाहर की तरफ देखता था तो उसको अपनी मदर ही नज़र आती थी कि कैसे वो यांशी के सामने बिल्डिंग से कूद गई थी। इसलिए इस बात से यांशी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी एंड उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, यानी अब उसकी ऐसी कंडीशन थी ही नहीं कि वो कुछ कर सके। यांशी के साथ उसका कज़न रह रहा होता है, जिसके थ्रू डिंगनान ने जब हैंगमिंग की कंडीशन बताई कि हैंगमिंग यांशी के वापस आने के इंतज़ार में है, तो तब उस दिन यांशी ने हैंगमिंग से कॉल पर बात की थी और वापस चाइना आने से मना कर दिया था, क्योंकि यांशी को पता था कि अब उसका ठीक होना पॉसिबल नहीं और वो अपनी तबीयत हैंगमिंग को बताकर हैंगमिंग की स्टडी और डॉक्टर बनने के ड्रीम को ख़राब नहीं करना चाहता था। साथ ही यांशी ये भी नहीं चाहता था कि हैंगमिंग उसी तरह यांशी के आने का इंतज़ार करने लगे जैसे उसकी मॉम अपने हस्बैंड का कर रही थी और फिर लास्ट में उन्होंने सुसाइड कर ली। सीन कट हुआ और अब प्रेजेंट में हम हैंगमिंग को अकेले बैठे हुए देखते हैं, जो कि यांशी की इस पूरी सच्चाई को जानकर हैरान है। यांशी भी यहाँ आ गया और बोला कि क्या तुम्हें डिंगनान ने सब सच बता दिया है। हैंगमिंग उठी और यांशी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने लगती है कि तुमने आखिर क्यों मुझसे ये सब छुपाया। तो तब वो कहता है इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ ख़राब नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम सच्चाई जानकर परेशान हो जाओगी। देखो अब तुम फाइनली एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन चुकी हो, तुम्हें अपने जैसे ही एक काबिल इंसान से शादी करनी चाहिए। बट हैंगमिंग बोली कि नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, अगर तुम नहीं तो फिर कोई भी नहीं। तो तब यांशी हैंगमिंग को हक कर लेता है। फिर फाइनली दोनों एक दूसरे से कन्फेस करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। हमें पास्ट के सीन्स दिखाए गए जो कि यांशी हैंगमिंग को बता रहा है कि मैं तुम्हारे हर बर्थडे पर केक ऑर्डर करता था और तुमको मिस करता था, यहाँ तक कि जब तुम ग्रेजुएट हुई थी तो उस दिन भी मैं तुम्हें देखने आया था, लेकिन अब इससे पहले कि तुम मुझे देख पाती मैं वहाँ से चला गया था। फिर जब तुम बाहर उदास बैठी हुई थी तो वो मैं ही था जिसने पिंक स्नो कराई थी, क्योंकि मुझे वो सब प्रॉमिस पूरे करने थे जो मैंने तुमसे कर रखे थे। जब तुमने गुस्से में मेरा दिया हुआ लॉकेट फेंक दिया था तो वो भी मैंने ही उठाया था और मैं सब समझ पा रहा था कि तुम कितनी ज़्यादा हर्ट हो, लेकिन मुझ में तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वह सीन कट हुआ और दिखाया गया कि पूरी फैमिली एक साथ है एंड सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। यहाँ हमें सूजी को भी दिखाया गया जो कि बता रही है कि मैंने भी एक बॉयफ्रेंड बना लिया है और मैं बहुत जल्द आप सभी को उससे मिलवाने वाली हूँ। सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। फिर तभी यांशी कोई डिश किचन से लेने चला गया। सूजी जब अपने बॉयफ्रेंड की फ़ोटो सभी फैमिली मेम्बर्स को दिखा रही होती है कि तभी यांशी बेहोश होकर वहीं गिर जाता है, जिसे देखकर सभी परेशान हो गए। फिर अब जाकर यांशी की हेल्थ की सबसे बड़ी सच्चाई हैंगमिंग को पता चली कि यांशी को कैंसर है।
और ये उसकी लास्ट स्टेज चल रही है, इसलिए वो एब्रॉड के हॉस्पिटल से वापस आया है हैंगमिंग के साथ आखिरी के दिन जीने के लिए। और यही वजह थी कि वो इतने सालों से हैंगमिंग से दूर रहा, इस उम्मीद से कि जब ठीक हो जाऊंगा तब हैंगमिंग के सामने आऊंगा। लेकिन जब वो ठीक हुआ ही नहीं तो वो अपनी जिंदगी के आखिरी पल हैंगमिंग के साथ जीने आ गया। हैंगमिंग सदमे में चली गई। इस सच्चाई को जानकर फिर वो यांशी के पास आती है, जो कि हैंगमिंग को देखकर स्माइल कर रहा है। हैंगमिंग ने तभी उसे हक कर लिया और रोने लगी, क्योंकि ये बात बहुत ही बड़ी है कि हैंगमिंग अब जिंदगी भर यांशी के साथ नहीं रह पाएगी। हैंगमिंग डायरेक्ट उसे हक कर लेती है और बुरी तरह रोना शुरू कर देती है, क्योंकि ये बात वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है कि यांशी बहुत जल्द इस दुनिया से जाने वाला है। यांशी हैंगमिंग से कहता है कि चलो हमारे घर चलते हैं, और फिर अब दिखाया गया कि हैंगमिंग जब सोकर उठी कि तभी उसे पता चला कि यांशी तो यहाँ है ही नहीं, इसलिए वो उसे ढूंढने लगी। फिर जब हैंगमिंग को यांशी मिला तो पता चला कि वो हैंगमिंग की फोटोज को प्रिंट कर रहा था। दोनों प्यार भरी बातें करते हैं ताकि यांशी के आखिरी के दिन खुशियों से भर जाएं। फिर यहाँ हैंगमिंग ने यांशी को किस भी करी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब डिंगनान की होने वाली वाइफ अपने लिए ड्रेस चूज कर रही होती है तो तब हैंगमिंग ने भी एक वेडिंग ड्रेस पहनकर ट्राई की, जिसको वो बहुत ही ध्यान से देख रही है। फिर अकेले में बैठकर यांशी की इलनेस के बारे में सोच कर रोना शुरू कर देती है। अब हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ यांशी अपने दोस्तों से बोल रहा है कि तुम तीनों मेरी कंडीशन जानते ही हो कि मैं बहुत जल्द जाने वाला हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों मेरे पीछे इन तीनों कामों को जरूर करो। पहला ये कि मैं अपने सारे पैसे और प्रॉपर्टी हैंगमिंग के नाम पर करके जा रहा हूँ। कुछ पैसे डिंगनान के बिजनेस में भी लगा रहा हूँ, जो कि वो भी हैंगमिंग के नाम पर होंगे, ताकि फ्यूचर में हैंगमिंग को उनका प्रॉफिट मिल सके और उसको कभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हो। सेकंड विश मेरी ये है कि तुम सब हर साल हैंगमिंग के बर्थडे को सेलिब्रेट करोगे, उसे कभी अकेला फील नहीं होने दोगे। और थर्ड विश ये है कि तुम सब अब कभी हैंगमिंग के सामने मेरा जिक्र नहीं करोगे और उसकी हेल्प करोगे कि वो मुझे हमेशा के लिए भूल जाए और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तीनों दोस्त काफी इमोशनल हो गए, इसलिए रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि यांशी इन सभी को छोड़कर जाए, लेकिन अब कंडीशन ठीक नहीं हो सकती थी। फिर तभी हैंगमिंग यांशी को आवाज देने लगी, तो तब यांशी बाकी सबके साथ आता है और फिर ये सभी फायरवर्क्स एंजॉय करने लगते हैं एंड काफी ज्यादा खुश भी थे। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ चारों दोस्त अच्छे से रेडी हैं डिंगनान की वेडिंग के लिए। लेकिन जब ब्राइड बाहर आई तो वो और कोई नहीं बल्कि हैंगमिंग होती है, जो कि आज यांशी से शादी करने वाली है। क्योंकि भले ही यांशी के पास कम टाइम बचा है, लेकिन हैंगमिंग ने डिसाइड कर लिया है कि वो यांशी की ही वाइफ बनकर रहेगी। यांशी बुरी तरह शॉक रह गया। फिर हैंगमिंग ने सभी चीजों के लिए यांशी को थैंक्स करा एंड बताया कि वो हमेशा कैसे यांशी को मिस करती रहती थी। दोनों शुरू से अब तक की सभी मेमोरीज को याद करते हैं कि कैसे कैसे इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। यांशी बहुत ही ज्यादा खुश था हैंगमिंग को ब्राइड के लुक में देखकर, इसलिए वो भी हैंगमिंग को सब चीजों के लिए थैंक्स करता है। दोनों ने एक दूसरे को किस की एंड बाकी सब इनके लिए काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वैसे लास्ट में दिखाया तो नहीं गया है कि यांशी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है या नहीं, पर बस इतना बता दिया जाता है कि उसके पास कम टाइम है, इसलिए हैंगमिंग और बाकी सब ने यांशी के एक एक पल को खूबसूरत बनाया। और बस फिर इसी हार्ट टचिंग सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो आई होप आप सभी को मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। ये काफ़ी इमोशनल ट्रू लव स्टोरी थी, इसलिए आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मूवी का कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आया। साथ ही जाने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट लव स्टोरी की एक्सप्लेनेशन आपसे मिस नहीं हो। सो कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू सो मच। There was a time when you had me fall